Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the second last episode of season 1 of the novel हिचकियाँ मोहब्बत की. So let's start it. हवेली में शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थी. पूरी हवेली को सजाया गया था क्योंकि अब सरदारों को चौधरियों का डर नहीं था, बल्कि चौधरी अब डर रहे थे क्योंकि ज़रियाब पर फायरिंग करने की वजह से उन पर इक़दाम कत्ल की दफ़ा लगती थी. मगर सरदारों ने दुश्मनी ख़त्म करने के लिए उनके कहने पर उन्हें माफ़ कर दिया था. सभी बहुत खुश थे सिवाय महानूर के. उसे खुशी नहीं हो रही थी, वो अपनी हालत पर हंस रही थी. इतनी दफ़ा दुल्हन बनी हूँ कि अब न शर्म आ रही है और ना ही रूप. उसने अपने आप को शीशे में देखते हुए सोचा. जो खुशी उसे असद की दुल्हन बनकर हुई थी, उसके बाद किसी की दुल्हन बनने पर उसके वो जज्बात ना थे. और ज़रियाब का तो सोच कर ही उसका रंग सुर्ख हो जाता था, शर्म से नहीं बल्कि गुस्से से. ज़रियाब, अगर मैं चैन से ना रही तो तुम्हें भी नहीं रहने दूंगी. तुम्हारे हक़ में यही बेहतर है कि मुझसे दूर रहो. वो अपने ख़यालों में ज़रियाब से मुखातिब थी. अपने बड़ों की इज़्ज़त पर कुर्बान हो जाती हैं. गाँव में बेटियाँ तो बस नीलाम हो जाती हैं. जिनको ना हो ज़िंदगी खुद जीने का हक़, महानूर जैसी लड़कियाँ फिर क्या मुस्कुरा पाती हैं. वो तो जीती हैं बस ज़िंदगी गुजारने के लिए, फिर मोहब्बत को भी वो कहाँ अपना पाती हैं. गलत न समझो, तुम महानूर जैसों को दिल होते हुए भी उन पर जंग लगा जाती हैं. जो कर लो प्यार से बात तो रो पड़ती हैं. सही होते हुए भी गलत का खौल चढ़ा जाती हैं. इतरत आज बहुत दिनों बाद यूनी गई थी. उसने दबीर की बात मान ली थी क्योंकि वो अपने इतने प्यारे भाई को अपनी चंद दिन की मोहब्बत के पीछे नाराज़ नहीं कर सकती थी. मगर ये भी सच था कि वो अपनी मोहब्बत को भुला नहीं पा रही थी. इसीलिए वो अपनी क्लास के ख़त्म होते ही घर वापस आ जाती थी. जैसे ही वो कॉरिडोर से गुजरकर अपने डिपार्टमेंट में जाने लगी तो उसे कोनैन अपने दोस्तों के साथ खड़ा नज़र आया. मगर वो अपने जज्बात पर काबू करती हुई नज़रें झुकाकर उसके पास से गुजर गई. इतरत की ये हरकत कोनैन ने नोट की, मगर बुरा इसीलिए नहीं मनाया क्योंकि वो समझा कि शायद दोस्तों की वजह से मुझे इतरत ने नहीं बुलाया. मगर ज्यों-ज्यों दिन गुजर रहे थे उसे इस बात का शिद्दत से एहसास हो रहा था कि इतरत उसे इग्नोर कर रही है. वो इस सिलसिले में इतरत से बात करना चाहता था, मगर क्योंकि यूनी में पेपर्स होने वाले थे और उसका ये फाइनल सेमेस्टर था, इसीलिए वो अपना प्रोजेक्ट जमा कराने में लगा हुआ था. इतरत अपनी क्लास लेते ही फ़ौरन घर चली जाती थी, मगर आज उसकी आखिरी क्लास से पहले एक फ्री लेक्चर था, तो उसने सोचा कि यूनी के बैकग्राउंड में जाकर अपना टाइम गुजार ले. वो कोनैन को देखना नहीं चाहती थी, इसीलिए अपना सामान ग्राउंड के एक कोने में रखकर खुद घास पर बैठ गई और इर्द गिर्द देखने लगी. कहीं कहीं कोई इक्का दुक्का स्टूडेंट नज़र आ रहा था, जबकि बाकी ग्राउंड बिल्कुल खाली था. वो घास पर नज़रें जमाने अपने ख्यालों में गुम थी जब उसी दिन वाला लड़कों का टोला भी ग्राउंड में आ गया. उस ग्रुप का काम ही मासूम और नई लड़कियों को तंग करना था. इतरत को देखकर एक लड़के ने उसकी तरफ इशारा किया जो अपने इर्द गिर्द की दुनिया से बेनियाज बैठी थी. वो चारों इतरत के करीब आकर बैठ गए और एक लड़के ने ऊंची ऊंची आवाज़ में नज़म पढ़ना शुरू कर दी ताकि इतरत की तवज्जो हासिल हो सके. एक लड़की बाग में बैठी रो रही है, उसका साथी कोई नहीं है, उठकर अपना साथी ढूंढ लो. इतरत ने फ़ौरन सर उठाकर ऊपर देखा तो वो चारों सीने पर हाथ बांधे उसी को देख रहे थे. इतरत ने बड़ी मुश्किल से अपनी घबराहट पर कंट्रोल करते हुए अपनी चीज़ें उठाईं और खड़ी हो गई. उसे खड़ा होता देखकर वो उसके और करीब आ गए और उसे चारों तरफ से घेर कर बोले, पहले अपना साथी तो चुन लो. और फिर खबासत से हंसने लगे, जबकि इतरत की आंखों में खौफ से नमकीन पानी जमा होने लगा. इससे पहले कि वह हुनैन को कॉल करती, एक लड़के ने आगे बढ़कर इतरत के हाथ से उसका बैग छीन लिया और खोलकर उसकी तलाशी लेने लगा. यार, ये मोबाइल देखो, कीमती लग रहा है, चलो आज की दिहाड़ी तो लगी, एक लड़के ने दूसरे से कहा, जबकि उसने इतरत को देखते हुए जवाब दिया, लगता है आज तो ज़बरदस्त दिहाड़ी लगेगी. और फिर सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे. कोनैन अपने दोस्तों के साथ पार्किंग की तरफ बढ़ रहा था जब उसके एक दोस्त ने कंधे पर हाथ मारकर कहा, यार वो देख, बड़े लोगों की बिगड़ी औलादों के काम आज फिर किसी लड़की को तंग कर रहे हैं.
कोनैन ने गर्दन मोड़कर सरसरी सा उधर देखा और फिर पूरे का पूरा ही अपने कदमों पर घूम गया। उसे इतरत पर सख्त गुस्सा आया। पता नहीं ये बेवकूफ़ हर बार उनको ही क्यों मिलती है। कोनैन अपने दोस्तों के साथ उन लड़कों की तरफ बढ़ा और करीब आने पर उनको मुखातिब करके बोला, हाँ जी, आज फिर शुगर का इरादा है, और साथ ही अपनी शर्ट के बाजू फोल्ड करने लगा। कोनैन की आवाज़ पर इतरत के आंसुओं में रवानी आ गई, जबकि उसने अपना सर मज़ीद झुका लिया। अपने सीनियर्स, जो कि उनसे तादाद में भी ज़्यादा थे, देखकर वो चारों लड़के कुछ घबरा कर एक दूसरे को देखने लगे। ये मोबाइल और चीज़ें वापस करो इस लड़की को, और हमारे साथ अपना शुगल पूरा कर लो। यकीन मानो तुम लोग बोर नहीं होगे। कोनैन ने शहादत की उंगली से इतरत की तरफ इशारा करते कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस हम तो जा रहे थे, इस लड़की ने खुद ही हमें बुलाया था। उन चारों में से एक ने वजाहत देते हुए इतरत का बैग सामान समेत इतरत को वापस कर दिया। अच्छा, खुद बुलाया था, कोनैन कहता हुआ उस लड़के की तरफ बढ़ा, मगर उसके दोस्त ने उसे रोक दिया। यार जाने दे, दफ़ा कर, खामखा हंगामा करने का फ़ायदा। और वो लड़के भी 2 मिनट में ग्राउंड से आउट हो गए। फिर कोनैन ने दोस्तों को भी जाने का इशारा किया, जबकि खुद इतरत की तरफ कदम बढ़ा दिए। इतने बड़े बिजनेस टाइकॉन की बहन हो और वो तुम्हारे लिए 2 गार्ड्स अफोर्ड नहीं कर सकता, अफसोस की बात है। कोनैन ने इतरत पर तंज करते हुए कहा। इतरत को कोनैन के मुंह से दबीर के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करना इतने ही बुरे लगे जितने दबीर के मुंह से कोनैन के लिए लगे थे, मगर वो कुछ बोली नहीं। अपने दुपट्टे से अपना मुंह साफ करने लगी। जब तुम लड़कों के साथ पढ़ नहीं सकती तो किस गधे ने मशवरा दिया था इस यूनी में दाखिला लेने का? विमेन यूनिवर्सिटी में दाखिला क्यों नहीं लिया? कोनैन को इतरत पर गुस्से के साथ साथ हमदर्दी भी हो रही थी। आपका शुक्रिया, इतरत नम आवाज़ से कहती पार्किंग की तरफ जाने लगी, क्योंकि अब उसका क्लास लेने का कोई इरादा नहीं था। इतरत को जाता देखकर कोनैन भी उसके साथ चल पड़ा और कहा, आपने फ़ोन क्यों नहीं किया? मैं इंतज़ार कर रहा था। वो आपका नंबर मुझसे गुम हो गया है, सॉरी, इतरत ने झूठ बोला। अच्छा, कोनैन ने इतरत के चेहरे पर देखते हुए कहा, जैसे यकीन करना चाह रहा हो कि वो सच बोल रही है। मुझे अपना नंबर दो। कोनैन ने अपना मोबाइल इतरत के आगे करते हुए कहा। इतरत कुछ देर कोनैन के मोबाइल को देखती रही, फिर नम आवाज़ में बोली, अब इस सब की ज़रूरत नहीं, और ख़ुद जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई, जबकि कोनैन उसकी बात पर उलझ गया। कोनैन रात को बेड पर लेटने लगा तो नरमीन का ख्याल आया। काफ़ी दिनों से उसे तंग नहीं किया था। कुछ सोचकर उसका नंबर डायल किया। नरमीन की आवाज़ सुनते ही हुनैन ने चहक कर पूछा, कैसी हो मिस मासूमा? वैसे जैसी तुम्हारी हरकतें हैं, मुझे कैसा होना चाहिए? नरमीन ने जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल किया। नरमीन, तुम्हें क्या होता जा रहा है? तुम तो बड़ी मासूम सी मखलूक थी। हुनैन ने हैरान होने की एक्टिंग की। तुम बहुत बदतमीज़ हो, हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हो, नरमीन ने शिकवा किया। भाई, अपना तो एक ही हसूल है, ज़िंदगी में कुछ बनना है तो ढीठ बन जाओ, सारे मसले हल हो जाएंगे। हुनैन ने हंसते हुए जवाब दिया। ऐसा ना किया करो प्लीज़, नरमीन ने प्यार से कहा। अच्छा ठीक है, ज़्यादा सीरियस मत हो। और हाँ, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि मेरी और दबीर की पूरी फैमिली ज़रियाब की शादी में शिरकत के लिए गांव जा रही हैं। तुम चलोगी साथ? हुनैन ने नरमीन से पूछा। हुनैन, तुम गांव क्यों जा रहे हो? प्लीज़ मत जाओ, वहाँ खतरा है। नरमीन अब सचमुच परेशान हो गई थी। अरे पागल, कुछ नहीं होता, अब वहाँ कोई खतरा नहीं है, सब ठीक है, और तुम परेशान मत होती रहना। हम सब ज़रियाब और उसकी बेगम समेत इतवार को वापस आ जाएंगे, ठीक है? हुनैन ने तसल्ली देते हुए कॉल बंद कर दी। इतरत ने घर आकर फैसला किया कि वो अब यूनी नहीं जाएगी, और इस फैसले से अम्मा भी और दबीर को आगाह भी कर दिया। अम्मा भी तो खैर खुश थी, मगर दबीर बहुत परेशान हो गया था। इतरत ने यह फैसला 2 वजूहात की बिना पर किया था। एक ये कि वो कोनैन को देखना नहीं चाहती थी, और दूसरा जो कुछ आज यूनी में हुआ था उससे इतरत बहुत खौफजदा हो गई थी। इसी तरह 3 दिन गुजर गए। इतरत ने अपने कमरे से निकलना मुकम्मल छोड़ दिया था। दबीर उसकी वजह से बहुत परेशान रहने लगा। आज भी घर के सन्नाटे से तंग आकर घर से निकला। उसे इतरत की हालत बहुत तकलीफ़ दे रही थी। वो उसे दुखी नहीं देख सकता था, मगर जो उसकी ख्वाहिश थी वो भी पूरी नहीं करना चाहता था। वो सड़कों पर बगैर वजह के गाड़ी लेकर घूम रहा था जब उसे सड़क के किनारे रायहा खड़ी नजर आई। पता नहीं क्यों, मगर दबीर का दिल किया कि वो रायहा से सब शेयर करे। इस सोच के तहत उसने गाड़ी रायहा के करीब रोकी और उसकी तरफ का दरवाज़ा खोल दिया।
रायहा पहले तो डर के 2 कदम पीछे हट गई, फिर दबीर को देखते हुए गाड़ी में बैठ गई। आपको क्या हुआ है? रायहा ने दोस्ताना लहजे में दबीर से पूछा। आए कॉफ़ी पीते हैं। दबीर ने गाड़ी कॉफ़ी शॉप के बाहर रोकते कहा। मैं खाली कॉफ़ी नहीं पीऊँगी। रायहा ने इत्तला देते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। दबीर ने रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल होते एक साइड टेबल की कुर्सी रायहा के लिए खींची और उसे बैठने का इशारा करते खुद भी रायहा के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वेटर आकर ऑर्डर ले गया। जी अब बताएं, क्या बात है? रायहा ने दोनों कोहनियाँ टेबल पर रखते हुए दबीर से पूछा। कुछ देर दबीर खामोशी से रायहा को देखता रहा, फिर सारी बात रायहा को बता दी। अच्छा तो ये बात है, उसने सारी बात सुनने के बाद कहा। इतनी देर में वेटर उनका ऑर्डर टेबल पर लगाकर चला गया। अब बताओ मैं क्या करूं? वो बहुत परेशान है, मैं जानता हूं, मगर मुझे उसका इंतखाब पसंद नहीं। वो बच्ची है, अपना अच्छा बुरा नहीं जानती। दबीर की आवाज़ में दुख, परेशानी और मायूसी झलक रही थी, जिसे रायहा ने महसूस किया। मेरे पास आपके मसले का एक हल है, अगर आप वादा करें कि नाराज़ नहीं होंगे तो मैं बताऊं। रायहा ने बर्गर से इंसाफ करते हुए पूछा। हाँ कहो। आप मेरी बात आराम से सुनेंगे और बीच में बोलेंगे नहीं। रायहा ने उंगली उठाकर दबीर से रजामंदी चाही, जो उसने फ़ौरन दे दी और कॉफ़ी का कप उठाकर होठों के साथ लगा लिया। आप इतरत से कहें कि वो कोनैन को फ़ोन करे और कहे कि अगर उसके घर वाले 2 शराइत मान लें तो मेरे भाई तुमसे मेरी शादी खुशी खुशी कर देंगे। दबीर कॉफ़ी पीते रायहा को मुसलसल देख रहा था, जो उसे इस वक्त हुनैन लग रही थी। बिल्कुल वही अंदाज़े बयान। नंबर 1, कोनैन उसे आपकी कॉलोनी में घर लेकर दे। नंबर 2, हमारे ख़ानदान में बट्टे सट्टे का रवाज है, इसीलिए तुम्हें अपनी बहन की शादी मेरे भाई से करनी होगी। अगर वो ये शराइत मान लेगा तो भी हमारा फ़ायदा है, और अगर ना माना तो भी हमारा फ़ायदा है। रायहा ने कहते हुए अपना बर्गर ख़त्म किया और हाथ टिश्यू से साफ करने लगी। वो कैसे? दबीर ने पूछा। देखो, अगर कोनैन दोनों शर्तें मान जाता है तो फिर इतरत तुम्हारी आंखों के सामने रहेगी और उसकी बहन तुम्हारे घर होगी, तो कोनैन इतरत के साथ बुरे सलूक का सोचेगा भी नहीं, क्योंकि ये मिडिल क्लास लोग अपनी बहनों के लिए बहुत जज्बाती होते हैं। और दूसरी सूरत में भी तुम्हें ही फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर कोनैन शर्तें नहीं मानता तो वो इतरत के दिल से उतर जाएगा, क्योंकि इतरत को एहसास होगा कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता, वरना वो ज़रूर मान जाता। इस तरह वो दुख से निकल आएगी और फिर तुम अपनी मर्ज़ी से उसकी कहीं भी शादी करते ना। कैसा? आखिर में रायहा ने दाद तलब नज़रों से दबीर को देखा, जो सताइशी नज़रों से उसे ही देख रहा था। मगर मैं उसकी बहन से शादी नहीं करना चाहता। दबीर ने कुछ देर रुक के इधर उधर देखा और फिर रायहा की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दबीर की बात पर रायहा हंसने लगी। आप जैसा बंदा तो 4 शादियाँ भी कर सकता है, यहाँ तो फिर 2 का सवाल है। यानी मैं आपसे दूसरी शादी करूँ? दबीर ने बेयकीनी से पूछा। जवाब में रायहा ने मुस्कुरा दिया, मतलब हाँ था। कोई और लड़की होती तो ना मानती, ये वाकई ही हुनैन जैसी है। अगर इसकी और हुनैन की शादी हो जाए तो क्या गज़ब का कपल होगा। दबीर ने अपनी ही सोच पर फ़ौरन खुद को झुड़का। दबीर को खामोश देखकर रायहा ने सवाल किया, आपको अपनी बहन से बहुत मोहब्बत है? मोहब्बत बहुत मामूली लफ्ज़ है, इतरत में मेरी जान है। दबीर ने जैसे ही ये अल्फाज अदा किए, उसकी आंखों में जज्बात की शिद्दत से आंसू आ गए, जिसे रायहा ने गौर से देखा। हवेली में आज ज़रियाब और महनूर की मेहंदी थी। दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे। ज़रियाब ने सफ़ेद शलवार कमीज़ के ऊपर महरून बास्केट पहनी थी, जबकि महनूर ने पीला गोटे वाला फ्रॉक और चूड़ीदार पजामा, साथ नेट का सुर दुपट्टा पहना, बालों में मोतिया के फूल और हाथों में मोतिया और गुलाब की गजरे। वो आज सचमुच फूलों की शहजादी लग रही थी। मेहंदी का फंक्शन इकट्ठा नहीं रखा गया था। ज़रियाब मर्दान खाने में था और महनूर जनान खाने में। मेहंदी का फंक्शन शुरू होने से थोड़ी देर पहले ही हुनैन और दबीर की पूरी फैमिलीज पहुंची थी। दोनों की फैमिलीज को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया गया था। हुनैन को तो पूरी हवेली ही बदली लग रही थी। हवेली की सज धज और खाने काबिल तारीफ थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी रियासत के शहजादे की शादी हो। ज़रियाब क्योंकि मुकम्मल सेहतमंद नहीं हुआ था, इसीलिए वो किसी को भी मिलने के लिए उठ नहीं रहा था। मगर जैसे ही हुनैन और दबीर कमरे में दाखिल हुए, ज़रियाब उन दोनों को उठ कर मिला। हुनैन को गले लगाते हुए ज़रियाब ने पूछा, तूने मेरा काम कर दिया है? कोई शर्म होती है, कोई लिहाज होता है, बेहया। अभी मैं बैठा भी नहीं हूँ और तुझे अपने काम की पड़ गई है।
हुनैन ने हंसते हुए उसके कान में जवाब दिया, इतरत को दबीर इसीलिए गांव ले आया था ताकि उसका ध्यान बट जाए, और हुआ भी ऐसा ही था। वो गांव पहली बार आई थी और बहुत खुश थी। उसे महानूर बहुत पसंद आई। इतरत से रहा न गया तो महानूर के करीब जाकर कहा, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, जिस पर महानूर मुस्कुराने लगी। हुनैन की मॉम और अम्मा भी को भी महानूर बहुत पसंद आई। पहले ये तय पाया था कि ज़रियाब की बारात हफ्ते वाले दिन होगी, मगर बाद में ज़रियाब की तबीयत को देखते हुए सरदार हशमत ने अपना इरादा बदल दिया, क्योंकि मेहंदी वाले दिन बैठने की वजह से ज़रियाब की तबीयत खराब हो गई थी। ज़रियाब अभी खुद से चल नहीं सकता था और ना ही ज़्यादा देर बैठ सकता था, इसीलिए अब प्रोग्राम थोड़ा सा तब्दील किया गया था और बारात की जगह सबको वलीमे की दावत दे दी गई थी, जिसे सब ने खुशी खुशी मान लिया था। पूरी रात हवेली में मेहंदी का फंक्शन बहुत धूमधाम से हुआ था, इसीलिए तकरीबन सारे ही मेहमान सुबह देर से उठे। हुनैन अभी तक सो रहा था। दबीर ने घड़ी की तरफ देखा जो दिन के 11 बजा रही थी। वो तकरीबन 3 बार हुनैन को उठा चुका था, मगर हुनैन उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। बिलाखिर दबीर को एक शरारत सूझी। उसने हुनैन को हिलाकर कहा, यार, नरमीन की फैमिली आई है, तूने बुलाया है? जैसे ही हुनैन के कान में ये अल्फाज पड़े, फ़ौरन कंबल उतार कर बैठ गया और बोला, कहाँ है? मेरे मोबाइल में, दबीर ने हंसते हुए जवाब दिया। हुनैन ने ज़ोर से तकिया उठाकर दबीर के मुंह पर दे मारा और ख़ुद दोबारा कंबल लेकर लेटने लगा, मगर दबीर ने उससे पहले ही कंबल खींच कर नीचे कारपेट पर फेंक दिया। क्या तकलीफ़ है तुझे? सोने क्यों नहीं दे रहा? हुनैन ने अपनी गोल मटोल आँखें मलते हुए पूछा। यार, मैंने तुझसे ज़रूरी बात करनी है, भी टाइम नहीं मिलेगा, सुन लेना, दबीर ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। चल जल्दी बता, इतने मज़े का ख्वाब देख रहा था, सत्यानाश कर दिया सारे ख्वाब का। हुनैन ने बेड से टेक लगाते हुए पूछा। ऐसा क्या देख रहा था? दबीर ने मशकूक नज़रों से देखते हुए पूछा। अब शादी वाले घर में बंदे को कैसे ख्वाब आ सकते हैं? हुनैन ने मुस्कुराते हुए दबीर को आंख मारी। बड़ा ही घटिया बंदा है तू, मुझे तो ऐसे कोई ख्वाब नहीं आए। दबीर ने तकिया दोबारा हुनैन की तरफ फेंकते हुए कहा, जिसे हुनैन के फ़ौरन कैच करके अपने सर के पीछे रख लिया। घटिया होगा तू, और वैसे भी ख्वाब बंदा देख कर आते हैं। हुनैन ने मुंह बना लिया। अच्छा सॉरी ना, नरमीन को देख रहा था। दबीर ने हुनैन को राज़ी करने के लिए पूछा। ओ नहीं यार, मुझे तो ख्वाब में। हुनैन ने अभी इतना ही कहा था कि ज़रियाब मुलाजिम के साथ कमरे में दाखिल हुआ। दबीर ने फ़ौरन उठकर ज़रियाब को सहारा देते हुए बेड पर बिठाया और मुलाजिम को ज़रियाब ने जाने का इशारा किया तो वो फ़ौरन चला गया। 3 गोलियां लगी हैं, पर अल्लाह जानता है तेरी जान को ज़रा सुकून नहीं। हुनैन ने ज़रियाब को देखते ही कहा। मतलब? ज़रियाब ने मुस्कुरा कर पूछा, जबकि दबीर उसे घूर रहा था। अच्छा खासा बंदा हो ना, तब भी शादी से पहले 100 दफ़ा सोचता है। तू तो फिर ज़ख्मी है, क्या ज़रूरत थी इस हाल में शादी करने की, वो भी उस बला से? हुनैन ने कहते हुए कहा लगाया, जबकि दबीर को बहुत गुस्सा आया। ज़रियाब, मार इसके 2-4। ये तो मुझे कभी नहीं मार सकता, बड़े एहसान है मेरे इसके कंधों पर। वैसे भी अभी इसका एक काम मैंने करना है, वो भी बहुत ज़रूरी वाला, है ना? हुनैन ने आंख मारकर ज़रियाब को देखा, जो दोनों को देखकर मुसलसल मुस्कुरा रहा था। वैसे मेरे पास एक आइडिया है तेरे लिए, अगर तू उस पर अमल करे तो यकीन मान 1 महीने के अंदर अंदर पीढ़नी तेरे कदमों में होगी, नहीं तो दूसरी सूरत में तू उसके कदमों में होगा। वैसे मेरा दूसरी सूरत पर ज़्यादा यकीन है। अब की बार हुनैन ने कहे मारते हुए दबीर की गोद में सर रख लिया। अच्छा चल बता, क्या आइडिया है? ज़रियाब ने गाँव तकिए से टेक लगाते हुए पूछा। मर्द की 5 हरकत को औरत बहुत पसंद करती है, जिसको अक्सर लोग नहीं जानते। नंबर 1, औरत के हाथों को अपने हाथों में लेना, इससे बीवी इत्मीनान और राहत महसूस करती है। नंबर 2, बीवी के चेहरे और माथे पर लटकने वाले बालों को नरमी से हटाना, ऐसा करने से बीवी आपको हर तरह का तासुर देगी। नंबर 3, बीवी के आंसुओं को अपनी उंगलियों से साफ़ करना, इसमें औरत अपने लिए हद दर्जे की अपनायत महसूस करती है। नंबर 4, बीवी को ये कहना कि मुझे आपसे मोहब्बत है, आई लव यू, हत्ता कि बीवी को गुस्से की हालत में भी ये कहें। ये कहने से बीवी में आपके लिए लव फीलिंग्स पैदा होंगी और मुमकिन है वो भी आपको ऐसे ही कलमात का तबादला करे। नंबर 5,
बीवी के माथे पर बोसा देते हुए कहें कि आप मेरे लिए अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह सुब्हान व तआला ने मुझे तोहफे में दी है। हुनैन ने अपने हाथ की बारी बारी उंगलियां खोलते हुए कहा, जबकि दबीर और सरियाब ने उसे बड़े गौर से घूरते हुए एक साथ पूछा, यार तेरा बड़ा तजर्बा है। बात तजर्बे की नहीं है, बात मुशाहिदे की है। हुनैन ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए जवाब दिया, और ये मुशाहिदा कहाँ से हासिल किया है? दबीर ने पूछा। जाहिर सी बात है, अपने मॉम डैड से। हर वक्त हमारे घर में लव यू मूवी चल रही होती है। कभी मॉम डैड को कहती हैं तो कभी डैड मॉम को। मैंने आज तक दोनों को लड़ते नहीं देखा। अल्लाह करे नरमीन भी मेरी मॉम पर जाए, मैंने ज़िंदगी में अपनी मॉम से अच्छी और खूबसूरत बीवी नहीं देखी। ये कहते हुए हुनैन के लहजे में अजीब सी मोहब्बत और आंखों में चमक थी जिसे दोनों ने महसूस किया। चल ठीक है, मैं कोशिश करूँगा तेरी बातों पर अमल करने की, सरियाब ने हुनैन को देखते हुए कहा। अमल करेगा तो तेरा ही फ़ायदा होगा। पीड़नी के मुंह से बद्दुआओं की जगह दुआएं निकलेंगी तेरे लिए। वैसे है ये मुश्किल। आखिर में फिर हुनैन हंसने लगा। चल तू बता, तूने क्या बात करनी थी? हुनैन ने दबीर की गोद से उठते हुए कहा। वो इतरत के बारे में बात करनी थी, दबीर ने कहते हुए शर्मिंदगी से सर झुका लिया, क्योंकि वो जानता था कि उस दिन हुनैन पर कितना गुस्सा किया था। ज़्यादा शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ। जो तेरा रद्द अमल था वो कुदरती था। तो बस बात बता। हुनैन ने दबीर को शर्मिंदगी से निकालते हुए हौसला दिया। तब दबीर ने रायहा का आइडिया और इतरत का रवैया सब बता दिया। ये सब सुनकर हुनैन की गोल मटोल आंखें घूम गईं। ये आइडिया स्टाइलो का है? हाँ, उसी ने दिया है, दबीर ने छत की तरफ देखते जवाब दिया। ठीक है, फिर अमल कर, हुनैन ने अपने आप को नॉर्मल करते हुए कहा। मगर एक बात है, अगर तू 2 शादियां करेगा तो फिर मैं भी 2 शादियां करूंगा, हुनैन ने यह कहते हुए जोश से कहा। क्या दिमाग ठीक है तेरा? सरियाब ने हुनैन की बात पर तकरीबन चीखते हुए कहा। तू ना करी, मैंने तुझे नहीं कहा, और वैसे भी तेरे वाली तो 4 बीवियों के बराबर है, मगर मैं तो करूंगा। अगर दबीर ने की तो? हुनैन ने हाथ उठाते हुए हतमी ऐलान किया। यार मजाक नहीं, मैं सीरियस हूँ। मैं एक ऐसी लड़की से कैसे शादी कर लूँ जिसे मैंने कभी देखा भी नहीं? और इससे भी गिल्ट वाली बात यह है कि किसी मासूम को मैं अपने इंतकाम की भेंट चढ़ा दूँ। यह मैं नहीं कर सकता। मगर इतरत, दबीर ने बेचारगी से दोनों को बारी बारी देखा। अच्छा, सोचते हैं इस मसले पर। पहले सरियाब को तो इसके घर का कर दे, और हाँ, पीड़नी को बता देना मैं तेरे फ्लैट पर आता जाता रहूँगा। मैं तेरे से लापरवाही नहीं बरत सकता। हमने तुझे ब्याहा है, पीड़नी के साथ बेचा नहीं है। जैसे ही हुनैन ने ये बातें की, दबीर और सरियाब हंस हंस कर लोटपोट हो गए। असर के बाद वलीमे का फंक्शन स्टार्ट हुआ। ज़रियात ने कैमल कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था, जबकि महनूर ने सुर्ख, लेमन और पीच कलर का कानदार फ्रॉक पहना था। दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही थी। महनूर जनान खाने में और ज़रियात मर्दान खाने में था। ज़रियात को स्टेज पर बैठा देखकर हुनैन हंसते हुए उसके पास जा बैठा और सरगोशी करने वाले अंदाज में बोला, सारी शादी में सबसे मासूम मखलूक दुल्हा होता है, जिसे सबसे ऊंची जगह बिठा दिया जाता है। बेचारा हिल जुल भी नहीं सकता, कसम से जोकर लगता है। मगर उसका एक फ़ायदा ये भी है कि हर बंदा, चाहे वो जैसा भी हो, ज़िंदगी में एक बार तो स्पेशल प्रोटोकॉल से गुजरता है। और हंसता हुआ नीचे उतर आया। मानूर को बारी बारी सब ने हदायत दी कि ज़रियाब का बहुत ख्याल रखना है, उसकी खुराक से लेकर आराम तक, और हमें रोज़ फ़ोन पर उसकी खैरियत बताती रहना। महानूर सबको हाँ में जवाब दे रही थी और अंदर से बहुत दुखी हो गई थी। मेरी किसी को फिक्र नहीं, मैं भी तो पहली बार घर से दूर जा रही हूँ, मैं वहाँ कैसे रहूँगी? मुझे सब याद आएंगे, मगर यहाँ तो मेरी किसी को फिक्र है ही नहीं। सब के सब ज़रियाब की फ़िक्र में गुल रहे हैं। मेरा दिल करता है ज़रियाब को जहर दे दूँ। महानूर एक बार फिर बदगुमानी की इंतहा पर थी। मगरिब तक सारा फंक्शन ख़त्म हुआ और सब अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ने लगे। सरदार दिलावर और हशमत अली ख़ान ने ख़ास तौर पर हुनैन और दबीर की फैमिली का शुक्रिया अदा किया और बहुत सारे तोहफ़ों तहाइफ देते हुए ये गुजारिश की कि आप प्लीज़ महानूर को ज़रियाब के फ्लैट पर पहुंचा कर फिर अपने घर जाएं। महानूर को रुखसत करते हुए पारो और माहीन रो पड़ी, जबकि बेगम कौसर और बेगम नसरीन भी गमज़दा थीं। सरदार हशमत ने सबसे आखिर में महानूर को अपने सीने के साथ लगाया। ना चाहते हुए भी महानूर बाप के सीने से लगती हुई रो पड़ी।
फिर सरदार दिलावर ने महानूर को प्यार किया और उसे गाड़ी की पिछली सीट पर बिठाया। महानूर ने काली चादर मुंह तक ली हुई थी। फिर सब ज़रियाब से बारी बारी मिले। सरदार दिलावर ने ख़ास तौर पर ज़रियाब को कहा कि वो महानूर का ख्याल रखे। ज़रियाब भी पिछली सीट पर महानूर के साथ बैठ गया, जबकि आगे ड्राइवर और गार्ड बैठ गए। दबीर, हुनैन और ज़रियाब की गाड़ियाँ आगे पीछे निकलीं और सरदार दिलावर और इफ़रा सयाब एक एक जीप लेकर उन गाड़ियों को गांव से बाहर छोड़ने गए। महानूर सारा दिन बैठ बैठ कर वैसे ही बहुत थकी हुई थी। ऊपर से उसने कभी इतना लंबा सफ़र नहीं किया था। बमुश्किल घंटा ही गुजरा होगा जब महानूर ने बादिल नख्वास्ता ज़रियाब की तरफ अपना चेहरा मोड़ कर कहा, मुझे उल्टी आ रही है। ज़रियाब, जो सीट के साथ टेक लगाए अपनी ही सोचों में गुम था, महानूर की आवाज़ पर चौंका। चादर की वजह से महानूर का चेहरा तो देख नहीं सकता था, मगर उसकी आवाज़ में जो लर्जिश थी उसे बखूबी महसूस कर सकता था। ज़रियाब ने महानूर से कहा, अपनी तरफ का शीशा खोलो और चादर भी मुंह के आगे से थोड़ी पीछे करो ताकि तुम्हें ताज़ा हवा लगे। महानूर ने जैसे ही अपनी तरफ का शीशा नीचे किया तो ताज़ा हवा का झोंका महानूर को छूता हुआ ज़रियाब की तरफ बढ़ा। महानूर की खुशबू ने ज़रियाब को अपनी लपेट में ले लिया। ज़रियाब ने अपने दाएं तरफ बैठी महानूर को देखा, जो उससे बेनियाज बाहर गुजरते मनाजिर देखकर खुश हो रही थी। महानूर ज़िंदगी में पहली बार गांव से निकली थी। वो बड़ी बड़ी स्ट्रीट लाइट्स, मार्केट्स, मॉल्स, रंग बिरंगी गाड़ियों से भरा रोड, बच्चों औरतों का हजूम, इन तमाम चीज़ों को ऐसे देख रही थी जैसे कोई बच्चा अपने माँ बाप के साथ पहली मर्तबा मेले में आता है और हैरान और खुश होता है। वो अच्छी खासी खुश थी जब अचानक उसे असद की बात याद आ गई। कितने मान से उसने महानूर को कहा था, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी करूँगा, तुम्हें दुनिया भर की सैर कराऊँगा। कुछ यादें बहुत तल्ख होती हैं। महानूर एकदम बुझ गई। उसकी आंखों में नमी उतरने लगी। थोड़ी देर पहले वो जितनी खुश थी अब उससे ज़्यादा उदास हो गई और हमेशा की तरह सारे गुस्से का निशाना ज़रियाब बना। वो दिल ही दिल में ज़रियाब को कोसने लगी। 2 घंटे का सफ़र तमाम हुआ और बिलाखिर तीनों गाड़ियाँ यके बाद दीगरे आगे पीछे ज़रियाब के फ्लैट के सामने रुकी। सबसे पहले हुनैन अपनी गाड़ी से निकला और महानूर को गाड़ी से निकालने का इशारा अपनी मॉम को करता हुआ खुद रायहा को कॉल करने लगा। हेलो स्वीट लेडी, कैसी हो? मेरा काम कर दिया है? मैं बेफिक्र होकर जाऊं? हुनैन ने एक ही सांस में सलाम के बाद सब पूछ लिया। मैं ठीक हूँ और आपका काम करके अभी अभी घर पहुँची हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। रायहा ने खुशगवार मूड में जवाब दिया। अच्छा, अगर वाकई ही सबको पसंद आया तो कल का लंच तुम्हारा मेरी तरफ से, और वो भी तुम्हारे पसंदीदा रेस्टोरेंट में। हुनैन ने कहा, वाह जी, कमाल होगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। रायहा ने कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। तब तक अम्मा भी, इतरत और बेगम गजाला महानूर को लेकर लिफ्ट तक आ गए। सारा दिन बैठने और अब गाड़ी में झटके लगने की वजह से ज़रियाब के सीने में सख्त दर्द हो रहा था, जिसके आसार उसके चेहरे से आया थे। वो अभी तक गाड़ी के साथ टेक लगाए बैठा था। ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ये तेरा अपना फ्लैट है, हिम्मत कर और बाहर आ जा, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। अगर तुझे ज़्यादा टेंशन है तो मैं आज रात तेरे पास ही रुक जाता हूँ। हुनैन ने शरारत से कहते हुए ज़रियाब को गाड़ी से बाहर निकलने में मदद दी, जबकि दबीर को हुनैन पर बहुत गुस्सा आया। कभी तो अपनी बकवास बंद कर लिया कर, देख नहीं रहा उसकी हालत ख़राब हो रही है। दबीर ने भी ज़रियाब का बाजू पकड़ते हुए हुनैन से कहा, और अब ये लोग भी, यानी मलिक नसीर, हुनैन, दबीर, ड्राइवर और गार्ड लिफ्ट की जानिब चल पड़े। महानूर आज से पहले कभी लिफ्ट पर सवार नहीं हुई थी, इसीलिए जैसे ही लिफ्ट चली महानूर ने डर कर इतरत का बाजू पकड़ लिया। इतरत पहले तो हैरान हुई और फिर हंसने लगी। आप भी कुछ नहीं होता, इतरत ने महानूर को तसल्ली दी। ज़रियाब का फ्लैट 3rd फ्लोर पर था। फ्लैट पर पहुंचकर सब ज़रियाब लोगों का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर में वो लोग भी आ गए। फ्लैट के साथ ही सर्वेंट क्वार्टर भी मौजूद था, जहां ज़रियाब ने ड्राइवर और गार्ड को आराम करने का कहा और हुनैन को फ्लैट खोलने का इशारा दिया। जैसे ही फ्लैट का दरवाज़ा अनलॉक हुआ, हुनैन ने चादर में लिपटी महानूर की तरफ इशारा करते हुए अपनी मॉम को कहा कि इसे कहीं दरवाज़ा खोले। गजाला बेगम ने प्यार से महानूर को कहा, बेटा अपने घर का दरवाज़ा खोलो, ये तुम्हारा घर है, पहले तुम खोल के अंदर कदम रखो, फिर हम रखेंगे। जबकि हुनैन अपनी जैकेट की दोनों जेबों में हाथ डालकर मुस्कुरा रहा था और ज़रियाब महानूर को देख रहा था। जैसे ही महानूर ने हैंडल घुमाकर दरवाज़ा खोला, एकदम बहुत सारी गुलाब की पत्तियाँ सफ़ेद बादलों की तरह
के टुकड़े और बहुत सारी रंग बिरंगी झंडियाँ महानूर पर गिरती हुई पूरे लाउंज में फैल गईं। ये सब देखकर ज़रयाब और तबीर दोनों ने एक साथ हुनैन की तरफ मुड़कर सताइशी नज़रों से देखा और आगे से हुनैन ने सर को खम देकर अंदर चलने का इशारा किया। पूरे फ्लैट को गुलाब और मोतिये की ताज़ा पत्तियों, कलियों, फूलों और रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था जो काबिल तारीफ था। हर तरफ खुशबू ही खुशबू बिखरी हुई थी। महानूर समेत सभी इस खूबसूरत मंजर में मबहूत हो गए थे। सबकी नज़रों में तारीफ नज़र आ रही थी। ज़रयाब, तबीर, मलिक नज़ीर और हुनैन लाउंज में ही बैठ गए थे, जबकि महानूर को लेकर बेगम गज़ाला, इतरत और अम्मा भी उसके कमरे में आ गए। कमरा भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत सजाया गया था। ड्रेसिंग टेबल, साइड टेबल और बेड पर गुलाब की पत्तियां, जबकि बेड की वॉल और छत पर जाल बनाया गया था। महानूर ने अपनी चादर उतार कर बेड के किनारे पर रख दी और पूरे कमरे को देखने लगी। माशाल्लाह, जैसी प्यारी दुल्हन है वैसा ही कमरा सजाया है, अम्मा भी ने तारीफ़ करते हुए कहा। और फिर कमरे में हल्की फुल्की बातों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें कमरे और महानूर की तारीफ़ों के साथ साथ अम्मा भी और बेगम गज़ाला ने शौहर के हकूक़ पर रोशनी भी डाली और महानूर को अच्छी बीवी की खसूसियात भी बताईं। दबीर ने सराहते हुए कहा, हुनैन, तूने तो यार कमाल ही कर दिया, ज़बरदस्त। ज़रयाब ने भी दोनों हाथ खोलकर इर्द गिर्द इशारा करते हुए कहा, लग ही नहीं रहा कि ये मेरा फ्लैट है। बेटा, अब ये तेरा फ्लैट है भी नहीं। हुनैन के इतना कहने की देर थी कि तीनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। वैसे ये सब मैंने नहीं किया, इसका क्रेडिट स्टाइलो को जाता है, क्योंकि अगर ये सब मैं करके जाता तो 2 दिन में फूलों ने मुरझा जाना था। इस डर से मैं ये काम स्टाइलो के सुपुर्द कर गया था। हुनैन ने सबको सच बताते हुए कहा, मैं भी अपना कमरा उसी से डेकोरेट कराऊंगा। अलबत्ता तबीर, तू किसी और का बंदोबस्त कर ले, मुझे नहीं लगता कि वो तेरा कमरा सजाएगी। फिर बातों का ऐसा सिलसिला निकला कि रात के 11 बज गए। मलिक नज़ीर ने घड़ी देखते हुए चलने का इशारा किया। उनके साथ ही दबीर भी खड़ा हो गया। चल, तुझे तेरे कमरे में छोड़ दें, वो तो तुझे नहीं बुलाएगी और तू शराफत का मारा जाएगा भी नहीं। हुनैन से रहा ना गया तो ज़रयाब को देखते फिर शुरू हो गया, जबकि दबीर ने उसके सर पर हाथ मारते हुए चुप रहने का इशारा किया। फिर दोनों ने ज़रयाब को कमरे में बेड पर बिठाकर इजाज़त चाही। बेगम गज़ाला और अम्मा भी ने बहुत दुआएं दी और साथ ही सुबह का नाश्ता हमारी तरफ से होगा बताते हुए चल पड़ी। फ्लैट का दरवाज़ा ऑटो लॉक था, इसीलिए सबके जाते ही खुद ब खुद लॉक हो गया। ज़रयाब ने बेड पर लेटते हुए कमरे का जायज़ा लिया। महानूर इस वक्त वॉशरूम में थी। ज़रयाब फूलों को देखते देखते कब नींद की वादी में उतरा उसे खुद भी पता नहीं चला। महानूर फ्रेश होकर जब वॉशरूम से निकली तो ज़रयाब को सोता देखकर पहले तो बहुत हैरान हुई, फिर शुक्र अदा किया कि आज की बहस से जान छूटी। वो कमरे का जायज़ा लेकर बाहर जाने लगी तो नज़रें दोबारा ज़रयाब पर गईं। कुछ देर खड़ी होकर उसे देखती रहीं, फिर किसी ख्याल के तहत आगे बढ़कर कंबल उस पर उड़ा दिया और खुद कमरे से बाहर निकल गई। ये फ्लैट 2 कमरों, एक किचन और एक लाउंज पर मुश्तमिल था। साथ वाला कमरा ज़रयाब के कमरे की निस्बत सादा और छोटा था। बाकी तरतीब एक जैसी ही थी, यानी एक बाथ, एक स्टोर कमरे के साथ अटैच था। एक दीवार पर लकड़ी की कबर्ड बनी हुई थी। कारपेट के हम रंग पर्दे कमरे की खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे थे। वो उस कमरे से होती हुई किचन में दाखिल हुई। अमेरिकन तर्ज का ये किचन इस्तेमाल करने वाले की नफासत का मुँह बोलता सबूत था। कबर्ड और फ्रिज का अच्छी तरह जायज़ा लिया और आखिर में लाउंज में पड़े सोफे पर पाँव ऊपर करके बैठ गई। फ्लैट तो अच्छा है मगर काफ़ी छोटा है, महानूर ने दिल में सोचा। जितनी बड़ी हवेली से वो आई थी ये फ्लैट उसके आगे कुछ भी नहीं था, और इस फ्लैट में सहन क्यों नहीं है। इस ख्याल के आते ही वो फिर खड़ी हुई और लाउंज का जायज़ा लेने लगी। अब की बार उसे टेरेस का दरवाज़ा नज़र आया। वो उसकी तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका महानूर से टकराया और उसके पूरे जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ गई। मगर आसमान और मनी प्लांट के पौधे ने उसे अपनी तरफ मतवज्जा किया और वो उन्हें देखने के लिए टेरेस में दाखिल हो गई, पर सर्दी की वजह से बमुश्किल 2 मिनट ही रुक पाई। फिर दोबारा लाउंज में सोफे पर आकर बैठ गई और सजावट देखने लगी। महानूर को सजावट बहुत पसंद आई थी, मगर अब मसला ये था कि उसे नींद आ रही थी और उसने सोना कहाँ है ये समझ नहीं आ रहा था। काफ़ी देर सोचने के बाद वो उठी। घर वालों की नसीहतों का असर था या अम्मा भी और गज़ाला बेगम की बातों का, खैर जो भी था, वो ज़रयाब के कमरे में दाखिल हुई।
दरवाज़ा बंद करके आहिस्ता आहिस्ता बेड की तरफ बढ़ी ताकि ज़रियाब उठ ना जाए। आराम से बेड पर बैठकर कंबल अपने ऊपर लेकर लेट गई, मगर इतनी थकन के बावजूद उसे नींद नहीं आ रही थी। एक तो जगह की तब्दीली और दूसरा ज़रियाब का साथ, वो दोनों बातों से ही परेशान थी। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब ज़रियाब ने करवट ली। महानूर ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वो बहुत देर से सो रही हो। ज़रियाब को अपने अलावा भी बेड पर कोई दूसरा वजूद महसूस हुआ। आंखें खोलने पर पहले तो इतनी मध्यम लाइट में उसे कुछ समझ नहीं आई, मगर जब दिमाग और आंखों ने साथ दिया और सामने का मंजर क्लियर हुआ तो ज़रियाब के होंठों को मुस्कुराहट ने छुआ। उसका ख्याल था कि महानूर दूसरे कमरे या सोफे पर सोएगी, उसके साथ बिस्तर पर कभी नहीं। तुम मुझे हमेशा हैरान कर देती हो, ज़रियाब ने महानूर को देखते हुए सोचा। फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं उन खुशनसीबों में से एक हूँ जिन्हें उनकी मोहब्बत जायज़ तरीके से मिल जाती है और वो एक मुतमईन और पुरसकून ज़िंदगी गुजारते हैं। वरना जो लोग अपनी मोहब्बत हासिल नहीं कर पाते, वो चाहे दुनिया की तमाम नेमतें हासिल कर लें, मगर फिर भी एक कसक उनके दिल में बाकी रह जाती है। और ये जो कसक नाम की चीज़ होती है, ये बंदे को सारी ज़िंदगी चैन से बैठने नहीं देती। फिर ज़रियाब को हुनैन की बातें याद आ गईं। तू एक शैतान चीज़ है, मगर है कमाल की, ज़रियाब ने हुनैन के बारे में सोचते हुए दिल में कहा। फिर आहिस्ता से महानूर के बालों को कान के पीछे किया। ज़रियाब का लम्स महसूस करते ही महानूर ने नागवारी से आंखें खोलकर ज़रियाब को देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ सोओगी, ज़रियाब ने महानूर को अपनी तरफ देखते हुए कहा। ये कोई फ़िल्म, ड्रामा या नॉवल का सीन नहीं है जिसमें हीरोइन सारा साल सोफे पर गुजार देती है। ये असल ज़िंदगी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा, मुझे तुम्हारी खिदमत के लिए भेजा गया है और तुम बेफिक्र रहो, मैं अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से अदा करूँगी, क्योंकि मुझे अपने रब से बहुत डर लगता है। मुझे अपने फ़राइज़ का अच्छी तरह इल्म है। अब तुम मेरा दिमाग ना चाटो और सो जाओ, महानूर ने कहते हुए दूसरी तरफ करवट ले ली। उलझन क्या बताऊँ मैं तुम्हें, अपने दिल की, तेरे ही गले लगकर तेरी ही शिकायत करने को जी चाहता है। तुम हर वक्त इतनी बदगुमान क्यों रहती हो? ज़रियाब को महानूर पर फिर अफसोस हुआ। ज़रियाब, मैं इस वक्त बहस के मूड में नहीं हूँ, महानूर ने बगैर मुड़े जवाब दिया। अभी तो तुमने कहा तुम्हें अपने फ़राइज़ का पता है, ज़रियाब ने ज़ोमाइमी अंदाज में महानूर की चुटियाँ पकड़ते हुए पूछा। अपने ज़ख्म देखो और अपनी हरकतें, डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दिया है, महानूर ने गुस्से से कहते हुए अपनी चुटियाँ ज़रियाब के हाथ से लेते हुए अपने आगे की। महानूर को सोता देखकर ज़रियाब को शरारत सूझी। उसका दिल महानूर से बातें करने को कर रहा था। महानूर, मुझे भूख लगी है, ज़रियाब ने फिर महानूर को बुलाया। क्या मुसीबत है ज़रियाब? महानूर अब उठकर बैठ गई थी, जबकि ज़रियाब उसे मुस्कुराकर देख रहा था। पहले महानूर के तासुरात सख्त हुए, फिर कुछ सोच के ढीले पड़ गए। हमारी शादी का खाना क्या था? महानूर ने खुद से सोचते हुए ज़रियाब से पूछा। पता नहीं, मैंने तो नहीं खाया, ज़रियाब ने कंधे उचकाए। फिर साथ ही महानूर से पूछा, तुमने भी नहीं खाया? ओह माय गॉड, अमेजिंग। अब ज़रियाब हंस रहा था, जबकि महानूर गुस्से से उसे नज़रअंदाज करती किचन की तरफ बढ़ गई थी। हुनैन के कमरे का दरवाज़ा हस्ब रवायत मलिक साहब ने तीसरी बार तोड़ा था, मगर वो बस अभी आया का नारा लगाकर दोबारा सो जाता। अब की बार बेगम गजाला ने आवाज़ लगाई, अगर तुमने ज़रियाब को नाश्ता देने नहीं जाना तो फिर मैं खुद ही चली जाती हूँ। बेगम गजाला के अल्फाज कान में पड़ते ही हुनैन के सोए हुए सारे सिस्टम काम करने लगे। नहीं, मैं खुद लेकर जाऊँगा, हुनैन ने कंबल से मुंह निकालते हुए आवाज़ लगाई। अच्छा, फिर 10 मिनट तक नीचे आओ। हुनैन ने एक नज़र घड़ी पर दौड़ाई जहाँ सुबह के 9 बज रहे थे। फिर अपना मोबाइल पकड़कर ज़रियाब को कॉल की, जो कि अटेंड नहीं हुई। लो जी, वो मज़े से सो रहा है और इधर सब ने मेरा सोना हराम किया हुआ है। हुनैन बुड़बुड़ाता हुआ दोबारा कंबल में घुस गया। बेगम गजाला ने नाश्ता तैयार करवाकर मलिक साहब से कहा, आप ही उसे उठा कर लाएं, नाश्ता ठंडा हो रहा है, बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। वो आज तक शराफत से उठा है जो आज उठेगा, मलिक साहब कहते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। जैसे ही सीढ़ियों में मलिक साहब के बोलने की आवाज़ आई, हुनैन छलांग लगाकर वॉशरूम में घुस गया। मलिक साहब ने वॉशरूम के बाहर खड़े होकर ऊंची आवाज़ में कहा, मैं और तुम्हारी मॉम ज़रियाब की तरफ जा रहे हैं, तुम्हारा नाश्ता नीचे टेबल पर लगा है, खा लेना। और मुस्कुराते हुए वापस नीचे आ गए। हुनैन कहाँ है? बेगम नज़ीर ने उन्हें अकेले आता देखकर पूछा। सब्र करो, अभी 2 मिनट में तुम्हारे पास होगा।
और साथ ही मुलाजिम को आवाज़ दी कि नाश्ता गाड़ी में रखे और गाड़ी स्टार्ट करे। मुलाजिम ने हुक्म की तामील करते हुए ऐसा ही किया। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई, हुनैन ब्लैक शर्ट के साथ कैमल कलर की पैंट पहने अपनी तमाम चीज़ें हाथों में पकड़े दो सीढ़ियाँ फलांगता हुआ नीचे पहुँचा। वैसे मॉम, ये नाइंसाफ़ी है मुझ कमारे के साथ, हुनैन ने कुर्सी पर गिरने वाले अंदाज से कहा। हुनैन, सुबह सुबह बकवास नहीं, बेगम गजाला ने हुनैन के आगे जूस का ग्लास करते हुए कहा। मॉम, मेरी बात तो सुने। हुनैन ने एहतजाज किया और जूस का ग्लास पकड़ लिया। इतनी देर में मलिक नज़ीर ने गाड़ी का हॉर्न दिया। मुझे आपके मलिक साहब बिल्कुल पसंद नहीं। हुनैन ने खाली ग्लास टेबल पर रखते हुए माँ का माथा चूमा और जल्दी से बाहर की तरफ भाग गया। महानूर को जल्दी उठने की आदत थी, इसीलिए फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद उसने ड्राइवर और गार्ड को भी नाश्ता बनवा कर भेज दिया और ज़रियाब को नाश्ता देने के साथ उसकी दवाइयाँ भी दे दी थीं। इस वक्त वो फ़ोन पर घर बात कर रही थी। पहले पारो से, फिर माहीन से और आखिर में कौसर बेगम से बात करके उसने फ़ोन रखा। सब ने ज़रियाब का पूछा कि वो ठीक है, सफ़र में उससे ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं हुई, तुम उसका ख्याल रखना, आखिर वो तुम्हारा शौहर है। महानूर ने दुख से सामने दीवार पर देखते हुए सोचा, उन लोगों को कभी मेरी परवाह नहीं हो सकती। महानूर लाउंज में बैठी अभी इन्हीं सोचों में गुम थी जब डोर बेल बजी। कौन? उसने करीब जाकर पूछा। हुनैन मलिक, ज़रियाब का दोस्त। वैसे आज से पहले मुझे इस फ्लैट में आने के लिए कभी अपना तारुफ नहीं करवाना पड़ा, हुनैन ने नागवारी से जवाब दिया। ज़रियाब इस वक्त वॉशरूम में था। महानूर ने हुनैन का नाम काफ़ी दफ़ा सुना हुआ था, इसीलिए दरवाज़ा खोल दिया। दुपट्टे में लिपटा हुआ साफ शफाफ मासूम चेहरा और पाकीज़ा आंखें। हुनैन ने आज तक महानूर को नहीं देखा था, मगर ये लड़की जो इस वक्त उसके सामने खड़ी थी, उसे कहीं से भी ज़रियाब की बदतमीज़ पीड़नी नहीं लगी और ये आज के दिन का पहला झटका था। उसने पीड़नी का अजीब सा नक्शा जहन में बना रखा था, मगर महानूर देखने में उसके ज़ाती नक्शे से बिल्कुल उलट थी। ये नाश्ता है। हुनैन ने कुछ बैग्स महानूर की तरफ बढ़ा दिए, जबकि महानूर ने उन्हें पकड़ने की बजाय बहुत प्यार और नरमी से कहा, छोटे भाई आप अंदर आ जाएं, और दरवाजे से हटकर रास्ता दे दिया। छोटे भाई? हुनैन ज़ेरे लब बुड़बुड़ाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। किचन में सामान रखा और लाउंज में पड़े सोफे पर सर झुकाकर बैठ गया। ये हुनैन के लिए दूसरा झटका था। ये सच था कि वो कभी किसी को बहन नहीं बनाता था, मगर ये भी सच था कि कभी किसी लड़की ने उसे भाई नहीं बनाया था, सिवाय इतरत के। हुनैन इतरत को अपनी बहन नहीं मानता था, मगर वो हकीकत में उसे बहन ही समझता था। हुनैन को यूं बैठा देखकर महानूर ने पूछा, छोटे भाई आप नाश्ता करके आए हैं या ज़रियाब के साथ करेंगे? मैं नाश्ता करके आया हूँ, ये मॉम ने आप लोगों के लिए भिजवाया है। महानूर की तरफ देखने की हुनैन में हिम्मत नहीं थी। वह नज़रें झुकाकर अपने जूते देख रहा था। पहली बार बोलती बंद हुई थी और उसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ एक लफ्ज़ छोटे भाई था। हुनैन ने आज तक अपने लिए बेशुमार अल्फाज सुने थे, मगर कभी किसी ने इतने प्यार से उसे छोटी भाई नहीं कहा था। महानूर ने कमरे में आकर ज़रियाब से कहा, बाहर हुनैन साहब आए हैं, अंदर भेज दूँ या तुम बाहर आओगे? हुनैन, और इतनी खामोशी? वो होता तो अब तक पूरे घर का चक्कर लगा चुका होता, दबीर होगा। ज़रियाब ने जवाब दिया, पता नहीं, मुझे तो यही समझ आई है। महानूर दरवाजे से कहती हुई पलटी और हुनैन को मुखातिब करके कहा, आप अंदर चले जाएं। हुनैन जो अभी तक उस एक लफ्ज़ में अटका हुआ था और कमरे की तरफ बढ़ गया। अंदर दाखिल होते ही हुनैन ज़रियाब पर बरस पड़ा, सलील कमीने इंसान, तुझे ज़रा शर्म नहीं आती किसी मासूम को बदनाम करते हुए? और ड्रेसिंग टेबल पर पड़े हुए सारे फूलों को दो हाथों में भर भर कर ज़रियाब के मुंह पर मारने लगा। किसको बदनाम किया है मैंने? ज़रियाब ने अपने बाजू को आगे करते हुए पूछा। दिल तो करता है कोई सख्त चीज़ तुझे मारूं, मगर तेरी हालत को देखते हुए फूल मार रहा हूँ। हुनैन ड्रेसिंग टेबल की फूल पत्तियाँ ज़रियाब को मारने के बाद खुद ड्रेसिंग के ऊपर बैठ गया। मेरी मॉम के बाद किसी ने आज पहली बार मुझे इतने प्यार से बुलाया है। सच्ची मैं तुझे बता नहीं सकता मुझे कैसा लगा। हुनैन ने अपनी गोल मटोल आँखें टमटमाते हुए ज़रियाब से कहा, मुझे तेरी बातें समझ नहीं आ रही, किसकी बात कर रहा है? ज़रियाब ने उलझ कर हुनैन को देखा। तेरी बेगम की बात कर रहा हूँ, कितनी अच्छी है कसम से। हुनैन ने ड्रेसिंग से सीधे ज़रियाब के बेड पर बैठते हुए कहा, जबकि ज़रियाब का हैरत से मुँह खुल गया। आज से पहले मुझे इस फ्लैट पर इतनी इज्जत नहीं मिली जितनी उसने दी है। मुझे बिठाया,
खाने पीने को पूछा, वो भी इतनी इज्जत और तमीज़ से। हुनैन को रह रह कर महानूर का रवैया याद आ रहा था। वो सिर्फ मुझे ही कोसती है, बाकी सारी दुनिया के लिए बहुत अच्छी है वो। ज़रियाब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा करती है, तू इसी काबिल है। हुनैन ने फ़ौरन ज़रियाब की बात काटी। यार तू इतना लोटा साबित होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कल तक तो तेरी सारी हमदर्दियाँ मेरी तरफ थी, मगर अब। लेकिन असल में उसे बहुत खुशी हो रही थी महानूर की तारीफ हुनैन के मुंह से सुनकर। बस आज से मैंने अपनी पार्टी बदल ली, हुनैन ने हंसते हुए कहा। अच्छा बता, इस वक्त तू कैसे आया? नाश्ता लाया हूँ तेरे लिए, बजाय ये कि तू मेरा एहसानमंद हो ऊपर से पूछ रहा है क्यों आया हूँ। हुनैन ने मुंह बनाया। नाश्ता और इस वक्त? ज़रियाब ने घड़ी की तरफ देखा जहाँ दिन के 11 बज रहे थे। ज़्यादा घड़ी देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सुबह फ़ोन किया था मगर तू सो रहा था, इसीलिए नहीं आया कि तू कहीं डिस्टर्ब ना हो, और उल्टा तू मुझी पर नाराज़ हो रहा है। हुनैन ने ज़रियाब को घड़ी देखते हुए देख कर कहा। अच्छा ठीक है, दिन में खाना समझकर खा लूँगा। ज़रियाब ने मुस्कुराकर जवाब दिया। चलता हूँ, ज़रा दबीर की भी तो खबर लूँ, शाम में फिर चक्कर लगाऊँगा। हुनैन ने कहते हुए उठ खड़ा हुआ और ज़रियाब से हाथ मिलाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया, मगर दरवाज़ा खोल कर रुका और पीछे मुड़कर ज़रियाब से कहा, वैसे तेरा रन मुरीद होना बनता है, और दरवाज़ा बंद करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। जबकि ज़रियाब हुनैन की बात समझकर मुस्कुराने लगा। महानूर किचन में थी जब हुनैन ने किचन के दरवाजे में आकर कहा, मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? जो मर्जी कह ले। वैसे तुम मेरे लिए बिल्कुल इफ्रा सयाब जैसे हो, वो मुझे आपा कहता है। महानूर ने मुस्कुराते हुए सूप प्यालों में डाला। चलिए ठीक है, आज से मैं भी आपको आपा ही कहूँगा, हुनैन ने किचन के अंदर आते हुए जवाब दिया। चलो अब खुद भी सूप पियो और अपने दोस्त को भी ये सूप पिलाते जाओ। महानूर ने सूप वाली ट्रे हुनैन की तरफ करते हुए कहा। ठीक है, वैसे आपा मुझे तुम्हारा मियाँ पसंद नहीं है, हुनैन ने ट्रे लेते हुए सरगोशी में महानूर से कहा। और मुझे भी, महानूर ने भी उसी लहजे में जवाब दिया और दोनों हंसने लगे। इतरत अपने कमरे में खामोशी से लेटी हुई थी। उस दिन के बाद से वो यूनी नहीं गई थी। अब वो सारा दिन अपने कमरे में ही रहती थी। अभी भी वो चुपचाप कमरे में लेटी कोनैन के बारे में सोच ही रही थी कि पता नहीं वो मुझे मिस भी करता होगा कि नहीं। दबीर जो ऑफिस के लिए निकल रहा था, इतरत के कमरे का बंद दरवाज़ा देखकर कुछ देर रुका और फिर दस्तक देकर अंदर आ गया। गुड़िया क्या हो रहा है? दबीर ने अंदर आते ही प्यार से इतरत को कहा। इतरत जल्दी से उठकर बैठ गई। कुछ नहीं भाई, बस वैसे ही। इतरत को इस वक्त दबीर के आने की उम्मीद नहीं थी, इसीलिए बौखला गई। देखो बेटा, तुम मेरी जान हो और अपनी जान पर कोई भी शख्स कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, मगर मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। इसीलिए तुम्हारे मसले का मेरे पास एक हल है। अगर कोनैन तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है तो वो तुम्हारे लिए हर हद से गुजर सकता है। इसलिए तुम उसे फ़ोन करके कहो कि अगर वो मेरी 2 शर्तें मान ले तो मैं खुशी खुशी तुम्हारी शादी उससे कर दूंगा। दबीर ने इतरत का हाथ प्यार से पकड़ते हुए कहा। कैसी शर्तें? उसने हैरानगी से पूछा। फिर दबीर ने कुछ सोचकर रायहा वाली दोनों शर्तें उसे बता दी। जबकि शर्तें सुनकर इतरत हक्का बक्का रह गई। वो सिर्फ इतना ही कह सकी, भाई आप तो वट्टे सट्टे के खिलाफ थे। गुड़िया, मैं वट्टे सट्टे के खिलाफ था नहीं हूँ, मगर अपनी जान के लिए किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकता। तुम कोनैन से बात करके मुझे बताओ, ठीक है? फिर देखते हैं कि क्या करना है। दबीर इतरत का हाथ थपथपा कर उठ खड़ा हुआ और जाने लगा। भाई, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता तो शर्तें क्यों मानेगा? इतरत ने नम आवाज़ में जवाब दिया। ये सुनते ही दबीर का सर और पाँव दोनों ही अपनी जगह पर घूम गए। क्या कहा तुमने? वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता? दबीर ने शौक्ड हालत में इतरत के पास दोबारा बैठते हुए पूछा। इतरत दबीर के साथ लगकर रोने लगी। भाई, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, उसने 2 दफ़ा मेरी इज्जत भी बचाई है, मगर अब वो यूनी से जा रहा है, मैं कैसे उसके बगैर यूनी में रहूँगी? फिर आहिस्ता आहिस्ता रोते हुए इतरत ने दबीर को कोनैन के बारे में सब सच बता दिया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि कोई तुम्हें तंग करता है? दबीर ने उसे चुप कराते हुए कहा। भाई, वो एक ग्रुप है, मुझे डर लगता है, मैं अब यूनी नहीं जाऊँगी, मगर मुझे कोनैन चाहिए। इतरत ने दबीर से कोनैन को ऐसे मांगा जैसे वो बाजार में पड़ी कोई चीज़ हो और दबीर उसे खरीद कर ला दे। अच्छा तुम चुप करो, मैं करता हूँ कुछ। दबीर इतरत को चुप कराकर ऑफिस के लिए निकल पड़ा।
मगर गाड़ी चलाते हुए मुसलसल इतरत के बारे में सोच रहा था। फिर अपना मोबाइल पकड़कर हुनैन को कॉल की, जो इस वक्त ज़रियाब के साथ बैठा सूप पी रहा था। जी हुक्म, हुनैन ने कॉल अटेंड करते हुए कहा। हुनैन, तू जल्दी से कोनैन को लेकर मेरे ऑफिस आ, जितनी जल्दी हो सके, और कॉल बंद कर दी। हुनैन कॉल सुनकर परेशान हो गया। दबीर इस वक्त बेकरारी से अपने ऑफिस में टहल रहा था और बार बार घड़ी पर भी नज़र मार रहा था। हुनैन, कहाँ रह गया है तू? दबीर अपने आप से बुड़बुड़ाते हुए कभी टहलने लगता तो कभी सोफे पर बैठ जाता। तकरीबन 1:30 बजे के करीब हुनैन और कोनैन ऑफिस में दाखिल हुए। दबीर ने कड़े तेवरों के साथ हुनैन को देखा, जो फ़ौरन कुर्सी घसीट कर बैठ गया और मैगज़ीन पढ़ने लगा, जबकि कोनैन सलाम करने के बाद हुनैन के साथ पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। जी कोनैन, ज़रा अपने बारे में बताएं। दबीर ने पूरी कोशिश करते हुए अपना लहजे को नरम रखा। मेरे वालिद गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, वालदा घरेलू खातून और एक बहन जो डॉक्टर है। बस यही मेरी छोटी सी फैमिली है। कोनैन ने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया। देखो, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही किसी किस्म का कोई लेना देना। मैंने तुम्हें यहाँ एक डील करने के लिए बुलाया है। तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारी बेइज्जती करना चाहता हूँ, बल्कि मैं खुद इस वक्त बहुत मजबूर हूँ, इसीलिए ये कदम उठाना पड़ रहा है। दबीर ने अपनी 2 उंगलियों से अपनी कनपटी मलते हुए कहा। मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। अगर आप खुलकर बात करेंगे तो हम दोनों को आसानी रहेगी, बात करने में भी और समझने में भी। कोनैन ने दबीर को जवाब दिया। मेरी बहन, जिसका नाम इतरत है, दुनिया की बेवकूफ़ तरीन लड़की है। इस बात का एहसास मुझे आज सुबह ही हुआ है। मैं चाहता हूँ तुम उसे फ़ोन करके कहो कि 2 माह बाद तुम्हारी शादी है। बदले में तुम्हें जो कुछ चाहिए, मेरा मतलब है जॉब, घर, गाड़ी, वो मैं देने को तैयार हूँ। दबीर ने कहते के साथ ही पेपर वेट टेबल पर घुमाया। और मैं ऐसा क्यों कहूँ? मेरा मतलब है कि आप खुद भी उसे कह सकते हैं। कोनैन ने दबीर को कहते हुए हुनैन को देखा, जो मैगज़ीन पढ़ने में इतना मसरूफ़ था जैसे इसी काम के लिए आया हो। अगर मैं कहूँगा तो वो मेरा यकीन नहीं करेगी, लेकिन अगर तुम कहोगे तो उसे यकीन आ जाएगा। बस इतनी सी बात है, और तुम्हारा इसमें लाखों का फ़ायदा है। दबीर ने जताने वाले अंदाज में जवाब दिया। बस कि कुछ और? हुनैन कुर्सी से खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में डालते हुए पूछा। नहीं और कुछ नहीं, दबीर ने कुर्सी के साथ टेक लगाते जवाब दिया। ठीक है, मैं चलता हूँ। कोनैन एक नज़र हुनैन पर मारता हुआ बाहर निकल गया। कोनैन के जाने के बाद हुनैन ने मैगज़ीन बंद की और दबीर को तसल्ली देता पार्किंग की तरफ बढ़ गया, जहाँ कोनैन अपनी बाइक के साथ हस्बे रवायत खप रहा था। वैसे नई गाड़ी लेने का अच्छा चांस है अगर तुम इस्तेमाल करना चाहो तो, हुनैन ने कोनैन को देखते हुए कहा। मुझे अफसोस है आप और आपके दोस्त की जहनीत पर। अगर मुझे मालूम होता कि आप मुझे इसीलिए लाए हैं तो मैं कभी नहीं आता। इतनी देर में बाइक स्टार्ट हो गई। वो जो ब्रैकेट इतरत हर वक्त हुनैन भाई कहती हैं, अगर उसे भी मालूम हो जाए तो दोबारा भाई ना कहे आपको। और साथ ही बाइक को रेस देकर निकल गया। मतलब तीर निशाने पर लगा है, हुनैन ने कोनैन को जाते देखकर कहा और ख़ुद अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। हुनैन ने गाड़ी में बैठते ही रायहा को कॉल की। हेलो डॉक्टर रायहा, कैसी हैं? फ्री हैं? तो जल्दी से तैयार हो जाएं। कल की डेकोरेशन सब ने बहुत पसंद की है और अब वादे के मुताबिक मैं आपको अच्छा सा लंच करवाने लगा हूँ। कोनैन ने एक ही सांस में सारी बातें कह दी और पूछ भी ली। खैर है, कौन पीछे पड़ा हुआ है? रायहा ने हंसते हुए जवाब दिया। कौन पीछे पड़ा नहीं हुआ, बल्कि कौन पीछे पड़ी हुई हैं। अपना जुमला दुरुस्त कर लें। और जितनी मेरे पीछे पड़ी है ना, अगर अभी बताने लगा तो कम से कम आज की तारीख में हम लंच करने से रहे। हुनैन ने गाड़ी स्टार्ट करते जवाब दिया। आ जाओ, फ्री ही हूँ। रायहा ने ओके का साइन दिया। क्लिनिक या अस्पताल? कोनैन ने लोकेशन पूछी। क्लिनिक। अस्पताल क्यों नहीं गई? हुनैन ने पूछते हुए गाड़ी क्लिनिक की तरफ मोड़ दी। अस्पताल काम ज़्यादा करना पड़ता है, जबकि क्लिनिक सुकून होता है। रायहा ने भी पार्किंग की तरफ आते हुए जवाब दिया। काम चोर डॉक्टर, हुनैन ने हंसते हुए कहा। जी नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं, रायहा ने बुरा मनाते हुए कहा। ऐसी नहीं तो फिर कैसी बात है? हुनैन शरारत पर उतर आया। हुनैन, इंसान बनो, रायहा ने खुदकी से कहा और अब उसे पार्किंग एरिया में हुनैन की गाड़ी एंटर होती नजर आई। दिन में मुझे कई बार सब बारी बारी इंसान बनाते हैं, देख लो मैं फिर भी नहीं बनता। हुनैन ने हंसते हुए रायहा के आगे गाड़ी रोकी और कॉल बंद कर दी। इतरत अपने कमरे में बैठी बज़ाहिर टीवी को देख रही थी, मगर हकीकत में कहीं और गुम थी।
काफ़ी देर से उसका मोबाइल चीख चीख कर उसे बुला रहा था, मगर उसका दिल नहीं कर रहा था किसी से भी बात करने को, इसलिए वो कॉल अटेंड नहीं कर रही थी। मगर जब मुसलसल एक के बाद दूसरी कॉल आने लगी तो इतरत ने गुस्से से कॉल काट दी। अभी वो कॉल काट कर हटी थी कि दोबारा उसका फ़ोन बजने लगा। क्या मुसीबत है। इतरत ने तंग होते हुए कॉल अटेंड की, मगर दूसरी तरफ की आवाज़ सुनते ही सारा गुस्सा और तंगी 1 सेकंड में दूर हो गई। आप? इतरत ने हैरत से पूछा। क्यों, तुम्हें कॉल करने पर पाबंदी है? कोनैन ने पूछा। नहीं, वो मेरा नंबर आपके पास नहीं था तो इसीलिए हैरत हुई। इतरत ने अपनी बात की वजाहत पेश की। अच्छा, चलो ये बताओ यूनी क्यों नहीं आ रही हो? कोनैन ने सीधा मतलब की बात पर आते हुए पूछा। मैंने यूनी छोड़ दी है। आपने सही कहा था, मुझ जैसी लड़कियों को यूनी में नहीं पढ़ना चाहिए। इतरत ने हमेशा की तरह बिल्कुल सच सच कोनैन को वजह बता दी। मगर मैंने यह भी कहा था कि विमेन यूनिवर्सिटी में पढ़ लो। कोनैन को दुख हुआ, उसकी वजह से इतरत ने यूनी छोड़ दी। नहीं, बस मेरा अब पढ़ने को दिल नहीं करता, मैं डॉक्टर नहीं बन सकती। इतरत की आवाज़ में दुख और नमी दोनों शामिल थीं, जिसे कोनैन ने वाज़ेह तौर पर महसूस किया। यह तो गलत बात है, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर तुमने सोचा था कि तुम डॉक्टर बनोगी तो अब बनकर दिखाओ। कोनैन ने उसे हौसला देते हुए कहा। नहीं, बस मेरा दिल अब पढ़ने को नहीं करता। इतरत ने हार मानते हुए बात ख़त्म की। अगर तुम्हारा पढ़ने को दिल नहीं करता तो फिर क्या करने को दिल करता है? क्योंकि बंदा फारिग तो बैठ नहीं सकता। कोनैन ने पूछा। ब्रैकेट, मेरा आपके साथ शादी करने को दिल करता है। फिर अपनी ही सोच पर वो खुद ही हंसी। फिलहाल तो कुछ नहीं सोचा। इतरत ने बमुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए जवाब दिया। आज तुम्हारे भाई ने मुझे ऑफिस बुलवाया था। कोनैन ने गोया इतरत के सर पर बॉम्ब फोड़ा। क्या? मगर क्यों? इतरत की हंसी को एकदम ब्रेक लगी। वो चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। कोनैन ने मज़े लेते हुए कहा। नामुमकिन, भाई ऐसा कभी कह ही नहीं सकते। इतरत ने सर नफ़ी में हिलाते हुए जवाब दिया, जैसे कोनैन बिल्कुल सामने बैठा हो। मगर मुझे तो उन्होंने ऐसे ही कहा है। कोनैन ने संजीदा लहजे में कहा। हैरत है, मुझे तो भाई ने कहा कि मैं आपका नाम तक ना लूँ, वरना आप ज़मीन के ऊपर नजर नहीं आओगे। ये कहते साथ ही इतरत ने फ़ौरन अपनी ज़बान दांतों तले दबाई, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास शिद्दत से हो गया। अच्छा, तो तुम्हें धमकियाँ देते हैं मेरे मरने की? कोनैन को सचमुच मज़ा आ रहा था। सॉरी, वो मेरे मुंह से निकल गया। इतरत अपने कहे अल्फाज पर शर्मिंदा थी। सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं, मुझे तुम्हारी साफ कोई पसंद है। खैर, शादी तो मैं तुम्ही से करूँगा। पहले तो मेरा कच्चा पक्का इरादा था, मगर आज तुम्हारे भाई की मीटिंग के बाद मेरा इरादा मजबूत हो गया है। अगर तुम मेरे से शादी करना चाहती हो तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी, और वो ये कि तुम फ़ौरन यूनी ज्वाइन करो, क्योंकि हाला भी शादी के बाद अपने घर चली जाएंगी। फिर मुझे अपने और अपने माँ बाप के लिए एक डॉक्टर की सख्त ज़रूरत होगी, और मैं चाहता हूँ वो डॉक्टर तुम हो। कोनैन की बात सुनकर इतरत के चेहरे पर हया और खुशी के रंग बिखर गए। अच्छा, देखती हूँ, इतरत ने मध्यम आवाज़ में जवाब दिया। देखती हूँ नहीं, तुम सुबह मुझे यूनी में नज़र आओ, समझी? कोनैन ने पक्का करते हुए कहा और साथ ही फ़ोन बंद कर दिया, जबकि इतरत का खुशी से बुरा हाल था। हुनैन घर में दाखिल हुआ तो बेगम गजाला काफ़ी सारी शॉपिंग करके लाउंज में बैठी थीं, शायद अभी अभी आई थीं। सलाम मॉम। हुनैन ने माँ को चूमते हुए नीचे कारपेट पर पड़े शॉपिंग बैग्स की तरफ इशारा किया। ये सब क्या है? और ख़ुद बेगम गजाला के साथ सोफे पर बैठ गया। इस इतवार को तेरा निकाह है, अब शॉपिंग भी ना करूं? गजाला बेगम ने शॉपिंग बैग्स पर नज़र मारते हुए कहा। हुनैन ने लाड से माँ की गोद में सर रखते हुए कहा, मॉम, जब से दरियाब की शादी हुई है तब से मुझे बहुत जेलसी हो रही है। मुझे नहीं पता, मैंने भी फूलों वाले कमरे में सोना है। अब मैं अकेले सोता अच्छा लगता हूँ। गजाला बेगम ने हुनैन की बात सुनते ही उसे घूर कर देखा। बेटा जी, पहले MBA करो, फिर फूलों वाले कमरे में सोने का ख्वाब देखो। मॉम, क्या है? अच्छे खासे मूड का सत्यानाश कर दिया। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ और आप कुछ और। पहले मेरी बात तो पूरी सुन लें, मेरे पास एक आइडिया है। हुनैन ने आंखें बंद करते हुए कहा। अच्छा, बता। गजाला बेगम ने प्यार से हुनैन के बालों में हाथ फेरा। हुनैन गुस्से से उठकर बैठ गया। एक तो पता नहीं आप सबको मेरे हेयर स्टाइल से क्या मसला है, जिसको देखो इन्हें ख़राब करता रहता है। 50,000 के हेयर स्टाइल को 5 सेकंड में ख़राब कर देते हैं। हुनैन पर बालों में हाथ फेरकर उन्हें दोबारा सेट करने लगा। अच्छा, गुस्सा न कर, बता आइडिया क्या है? बेगम गजाला ने लाड से पूछा। मॉम, मैंने सोचा है कि हम निकाह वाले दिन वापसी पर नरमीन को भी साथ ले आएंगे।
हुनैन ने अपनी गोल मटोल आंखें घुमा कर कहा, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मेरा एक ही बेटा है और मैं उसकी शादी में सारी रस्में करनी है, वो भी धूमधाम से। मैं तो पूरा 1 महीना लगाऊंगी। बेगम गजाला ने नापसंदीदगी से हुनैन की तरफ देखा जब मलिक साहब लाउंज में दाखिल हुए। क्या हो रहा है? उन्होंने बेगम गजाला की तरफ मुस्कुरा कर देखा। चलो जी, एक तो आप दोनों ने घर का माहौल ख़राब किया हुआ है, जब देखो एक दूसरे से लाड कर रहे होते हैं और मुझे अपनी बेगम भी नहीं लाने दे रहे। हुनैन ने मुंह फुलाते हुए कहा। इसे क्या हुआ है? मलिक नज़ीर ने बेगम गजाला से पूछा। कुछ नहीं हुआ, बस बकवास कर रहा है जो उसकी आदत है। बेगम गजाला अब मलिक नज़ीर को शॉपिंग दिखाने लगी, जबकि मलिक नज़ीर उनके कपड़ों की तारीफ़ कर रहे थे कि आपने बहुत अच्छे कपड़े लिए हैं, आप तो छा जाएंगी निकाह वाले दिन। हुनैन दोनों की तरफ देखते हुए मुस्कुराया, फिर गला साफ करके कहने लगा, मॉम तो है ही बहुत प्यारी, मेरा तो खुद मॉम पर दिल आ जाता है, मगर मैं सोच रहा हूँ आप कैसे लगेंगे। लोग तो यही कहेंगे ना कि देखो 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 हूर के पहलू में, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, जबकि मलिक नज़ीर ने पाँव से जूता उतारा। इससे पहले कि वो हुनैन को मारते, हुनैन आंख मारता हुआ 2-2, 3-3 सीढ़ियाँ फलांगता अपने कमरे में गायब हो गया, जबकि बेगम गजाला ने मलिक साहब के हाथ से जूता लेकर नीचे रखा और कहा, आपको उसकी आदत का पता तो है, वो जानबूझकर आपको चिढ़ाता है, छोड़ें उसे और कपड़े देखें। So मेरे अजीज़ लिसनर्स, दैट वॉज द एंड ऑफ सेकेंड लास्ट एपिसोड ऑफ सीज़न 1 ऑफ हिचकियाँ मोहब्बत की नॉवल। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट्स हाउ यू कैन इनकरेज मी।